Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the voting process के पर्सपेक्टिव से है। लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किया गया। लास्ट ईयर जब हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो जस्ट बिफोर इलेक्शन 25 लाख वोटर्स हैं उनका एनरोलमेंट हुआ हरियाणा के वहाँ पे, जिनको कि इनके द्वारा फेक वोटर्स का जो नेम है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी उनके द्वारा क्वेश्चंस हैं उसको रेज किया गया। जब भी हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस रेज होते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन उन एलिगेशंस के रिगार्डिंग में अपना रिस्पॉन्स है उसको कैरी आउट करता है। क्योंकि कंट्री के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिस्पॉन्ड करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा जो इलेक्टोरल रोल है उसी के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में या उसको प्योर फॉर्म के अंदर इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको चलाया गया है। उसी के थ्रू इस तरीके के जो एलिगेशंस हैं, इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं उससे इम्प्रूव है वो किया जाएगा। अब हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, हमारे एक फॉर्मर सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक कोट है वो किया जाता था, किसी भी कंट्री को अगर सर्वाइव करना है, किसी भी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या वैल्यूज हैं उनको सर्वाइव करना है, तो उस कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी जो सर्वाइवल है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जो डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो पीपल्स यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में जो इलेक्शन प्रोसेस है, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन को अगर कंडक्ट करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेयर रिक्रूटमेंट अगर आपको कैरी आउट करना है टॉप ब्यूरोक्रेट्स के रिगार्डिंग में, तो यूपीएससी का जो इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश है। समय समय पे स्टेट्स को फिजिकल के अंदर में उनका जो शेयर है वो प्रोवाइड करना है, तो उसके रिगार्डिंग में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप देखिए कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कोई उनके ऊपर एलिगेशन आए तो अपना जो ट्रांसपेरेंसी है, लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है उसको उनके द्वारा इंश्योर है वो किया जाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एसआईआर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, तो एसआईआर के ही रिलेटेड एक न्यूज़ है कि केरल के वहाँ पे जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ। एसआईआर का जो सेकंड फेज है जो कंडक्ट होगा 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज के वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे स्टेट्स में जो इसका अपोज है वो भी किया गया है। अर्लियर फेज में हमने रीड किया था, तमिलनाडु के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे इसके अगेंस्ट में आप देखिए कि एक जो रैली है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। और अब केरल में भी डिसाइड किया गया है कि इसको लीगली जो चैलेंज है वो किया जाएगा कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एसआईआर के बारे में हमने रीड किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बिहार का जो एसआईआर जो कंडक्ट हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उस वो अभी जो केस है वो उस कोर्ट के अंदर ही पेंडिंग है। कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट है उसको डिलीवर नहीं किया है। यहाँ पे जो लॉयर्स के द्वारा जो आर्ग्यू किया गया केस के रिगार्डिंग में, तो उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर में आप देखिए कि मेंशन किया है कि कैसे जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेजेंट एसआईआर है वो लास्ट टाइम जो 2023 के समय जो ड्राइव कंडक्ट हुआ था उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको कंटिन्यूस ड्राइव का जो नाम है वो दिया है कि 2003 के समय जो कंडक्ट हुआ था वोटर लिस्ट के ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग में या उसको प्योर फॉर्म में इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में उसी का कंटिन्यूएशन है, उसको हमने यहाँ पे 2025 के दौरान भी कैरी आउट किया है। तो स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे यहाँ पे डिफरेंस है प्रेजेंट ड्राइव के अंदर में, तो आप देखिए कि जो एलिजिबल पर्सन है वोटिंग लिस्ट के अंदर में, वो यहाँ पे प्रेजेंट समय में बीएलओ के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बीएलओ हाउस टू हाउस सर्वे को कैरी आउट करते हैं। 2003 के समय ये जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी था, अपना जो वोटिंग लिस्ट के अंदर में आपका नेम होना चाहिए, वो इलेक्टर का यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो वोटर हैं उसका यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी था। फिर अगर हम बात करें एन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें इंफॉर्मेशंस मेंशन की जाती हैं, किसी भी तरीके का एन्यूमरेशन फॉर्म है जो अर्लियर फेज में नहीं हुआ करता था, एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं हुआ करता था।
अब एन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर में एक आपको डॉक्यूमेंट भी देना होगा। पहले आप देखिए कि 11 डॉक्यूमेंट थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद में आधार को भी इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में है, अर्लियर फेज में डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये इस वजह से भी हो सकता है कि अर्लियर फेज में लोगों के पास में जो बेसिक डॉक्यूमेंट तो थे, बट अगर कंप्लीट कंट्री के अंदर में एक जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड है, जैसे आपका जो वोटिंग जो एपी कार्ड है वो आपका है। तो इस तरीके से आप देखिए एपी कार्ड तो पहले भी हुआ करता था, बट आधार कार्ड है वो एग्जिस्ट है, वो नहीं किया करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, जो मैंडेट है कि आपका यहाँ पे सिटीजनशिप है या नहीं है, आप इस कंट्री से ओरिजिनली बिलोंग करते हो, उसका भी जो यहाँ पे जो मैंडेट है वो अर्लियर फेज में नहीं था। जो फॉरेनर्स हैं जिनको कि ट्राइब्यूनल्स के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, उन्हीं इंडिविजुअल्स का यहाँ पे मेंशन है वो हुआ करता था। और स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रोसेस के बारे में, विदाउट ड्यू प्रोसेस किसी भी लोगों को एक्सक्लूड है वो नहीं किया जाता था। पहले सर्वे कंडक्ट हुआ था, उसी के बाद में किस लोगों को एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि इनिशियली पार्ट में जब बिहार में एसआईआर ड्राइव कंडक्ट हुआ तो उसके बाद में कुछ लोगों का एक्सक्लूजन का जो इन्फॉर्मेशन आया था। पॉलिटिकल पार्टीज का भी यहाँ पे यही कंसर्न है कि उनके जो कोर वोटर्स हैं, जो पर्सन उनको वोटिंग किया करते हैं, तो उनका कहीं यहाँ पे एक्सक्लूजन है वो ना हो। और एक्सक्लूजन होगा तो अल्टीमेट जो इलेक्शन परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट है वो रहेगा। तो अभी यहाँ पे वर्डिक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिफरेंस वो किया गया है। 1951 से लेकर 1951 से लेकर 2003 तक का जो ड्राइव है, उस समय तक हमारे कंट्री में 8 टाइम्स एसआईआर का जो ड्राइव है वो कंडक्ट हो चुका। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क के पर्सपेक्टिव से है, न्यूयॉर्क के अंदर में आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन और फर्स्ट जो साउथ एशियन जो पर्सन है वो एज ए मेयर के रूप से इलेक्ट हुए। यूएस के अंदर में न्यूयॉर्क का जो मेयर का इलेक्शन हुआ करता है, काफ़ी वेल्दी पर्सन्स हैं उनका यहाँ पे मेयरशिप के रूप से इसको कंसिडर किया जाता है कि जो वेल्दी बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। पर जिनके द्वारा यहाँ पे जो विक्ट्री हुआ है, जोहरान मामदानी उनका नेम है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। तो आप देखिए कि उनका जो विक्ट्री है वो कम्प्लीटली, ये जो मिथ था, ये यहाँ पे एक परसेप्शन था कि वेल्दी पीपल से इलेक्शन के अंदर में जो वहाँ पे विक्ट्री को अचीव कर सकते हैं या जो कंटेस्ट किया करते हैं, तो उसको उन्होंने यहाँ पे ब्रेक है वो किया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वहाँ पे काफ़ी जो डेमोक्रेट जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे ये बिलोंग किया करते हैं। हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो बेसिकली आप देखिए कि इनका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है। बेसिक प्रॉब्लम यही है, एक तो आप देखिए कि इन इंस्टीट्यूशंस के पास में फंड का कमी है। चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, नगर पालिका है उसके पास में भी फंड नहीं है, नगर परिषद है उसके पास में भी फंड है वो नहीं है। फंड के अलावा स्टूडेंट्स फंक्शंस का प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें ओवरलैप सिचुएशन आपको मिलेगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कितने एरियाज में फंक्शन करने के लिए कहा गया था, 29 है या कितना है, ये नंबर्स आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के जो नंबर्स, जो एरिया ऑफ डोमेन है उनका फंक्शन का, तो उसके उसके बारे में आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये आपका बुक के अंदर में मेंशन होगा। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनरीज जो हैं उनका भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फंक्शनरीज का किस तरीके से, काफ़ी बार ऐसा वुमेन जो यहाँ पे चेयरमैन है वो अपॉइंट होते हैं जो कि किसी एक डोमिनेंट फैमिली से वो बिलोंग किया करते हैं, बट वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन का सीट होने की वजह से उनको इलेक्ट वो कर लिया जाता है या वो वोटिंग प्रोसेस के अंदर में एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो कंप्लीट डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, वो डोमिनेंट फैमिली का जो मेल मेंबर है, जो पॉलिटिशियन पर्सन है, उनके द्वारा वो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। बट कुछ वुमेन लीडर हैं उनका भी इमरजेंस हुआ है, स्पेशली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में, जैसे कि नौरती बाई हैं। नौरती बाई राजस्थान के अजमेर से हैं। छवि राजावत हैं जो भी राजस्थान में एक सोडा विलेज है वहाँ से वो बिलोंग किया करते हैं, एमबीए सरपंच उनको बोला करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले केबीसी नाम का जो हमारे प्रोग्राम होता है, वो केबीसी जो कि आप देखिए कि क्विज क्विज का वो प्रोग्राम है, उसके अंदर भी जो कुछ वुमेन सरपंच हैं उनको इनवाइट किया गया था, जिसमें छवि राजावत हैं, नीरू यादव हैं, वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने अपने वर्क के बारे में बताया कि कैसे अपने विलेज में उन्होंने काम है वो किया था। तो ये 3 एरियाज में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, फंड का प्रॉब्लम है, फंक्शंस का प्रॉब्लम है और फंक्शनरीज का यहाँ पे प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेसिकली बिलासपुर के अंदर में जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में मेंशन है। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर में है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक यहाँ पे केस ऑफ डेथ बाय द नेग्लिजियंस का जो केस है अननोन पर्सन के अगेंस्ट में रजिस्टर किया है। ये कोलिजन है वो क्यों हुआ, क्या यहाँ पे किसी तरीके का मिस्टेक तो नहीं है? अर्लियर फेज में भी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने अपने जो वहाँ पे जो इंटरनल पर्सन्स हैं उनके ऊपर में रेगुलेट करने का या उनको ध्यान में रखने के लिए एक रिपोर्ट है वो सामने आया था। एक कंटिन्यूस इस तरीके से इंडियन रेलवे के अंदर में जो सैबोटेज हैं, जो कोलिजन हैं, जो इंसिडेंट्स हैं वो क्यों सामने आने लगे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है वो भी आया था कि आपको अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रॉपर वे के अंदर एग्जामिन करने का ज़रूरत है, उनको भी ट्रैक करने का ज़रूरत है, कहीं उनका मिस्टेक तो नहीं है, इनएफिशिएंसी तो नहीं है, या कोई और रीजन की वजह से कोई यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। तो बेसिकली आप देखिए किस तरीके से जो रजिस्टर किया गया और अर्लियर रिपोर्ट के बारे में हमने रीड किया। अब आपको यहाँ पे एक रेलवे में जब भी इंसिडेंट्स हुआ करते हैं तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में है। ये आपको याद रखना है, रेलवे सेफ्टी को एग्जामिन करता है सिविल मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो उनके द्वारा भी अब इसको कम्प्लीटली एग्जामिन है वो किया जाएगा कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो हुआ है। हमारा जो वुमेन क्रिकेट टीम है, वुमेन का क्रिकेट टीम है, उनका अब देखिए कि वुमेन क्रिकेट टीम के द्वारा पीएम सर से मिला गया है वर्ल्ड कप में विक्ट्री के बाद में। क्या इन्होंने सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप का विक्ट्री हुआ है? तो नहीं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में विक्ट्री हुआ है 2025 के समय में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया के अंदर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। अब ये आपको क्यों पता होना चाहिए, क्यों इसके बारे में जानकारी होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आप देखिए कि चेस के बारे में कल हमने रीड किया था। तो चेस ओलंपियाड 2022 के समय चेन्नई के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ और उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया में, का जो मस्कट है वो क्या है, क्या वहाँ पे जो तमिलनाडु में जो थम्बी है उसको यूज किया जाता है एज ए कम्युनिकेशन वर्ड है थम्बी, जो ब्रोदर के रूप से यूज हुआ करता है। तो आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पूछता है यूपीएससी, और आपको भी इसी तरीके से रीड करने का ज़रूरत है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ और फर्स्ट टाइम हमारा जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसका विक्ट्री हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं जो कि ट्रस्ट और सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पे रिलीज है वो किया है। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में गाइडलाइंस है। फिर स्टेबल बर्निंग के बारे में है। स्टेबल बर्निंग क्या हुआ करती है? खरीफ का जो क्रॉप उगाया जाता है, तो आप देखिए कि खरीफ का क्रॉप उगाने का जो समय है वो भी एक यहाँ पे डेट डिसाइड है पंजाब के अंदर में। पंजाब का एक लॉ है जो ये डिसाइड करता है। फिर आप देखिए कि जब उसका ग्रोइंग सीजन है तो उसका जो यहाँ पे राइपनिंग होता है, तो इसका जब हार्वेस्टिंग किया जाता है तो ये आपको काफ़ी बार लेट सितंबर 20 सितंबर के बाद में और अक्टूबर के इनिशियल पार्ट में आपको मिलेगा। फिर आप देखिए कि खरीफ के क्रॉप के बाद में रबी का क्रॉप होता है जिसमें वीट है, मस्टर्ड है, बार्ली है, इस तरीके की जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं ये कौन सा होता है? रबी का। तो अभी हमने देखा कि अक्टूबर का जो समय है उसके इनिशियली तक यहाँ पे खरीफ का क्रॉप होगा। तो उसके बाद में आप देखिए कि जब रबी का जब क्रॉप उगाया जाता है वो कब उगाया जाता है? अगर आपको मस्टर्ड करना है, मस्टर्ड उगाना है, तो आपको मिडिल ऑफ अक्टूबर या जो 20 अक्टूबर है उसके आसपास होता है। अगर आपको वीट उगाना है तो नवंबर के इनिशियली पार्ट में होता है, क्योंकि आप देखिए कि कंप्लीट विंटर है वो नहीं आना चाहिए। जो यहाँ पे एक मॉडरेट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन है वो होना चाहिए, क्योंकि उसके ग्रोइंग ग्रोइंग के अंदर में वो हेल्प करता है। फिर जब जब क्रॉप अपने पीक के ऊपर होती है तो यहाँ पे जो विंटर है वो काफ़ी हार्श कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि विंटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होना चाहिए, जो उस क्रॉप के लिए बेटर है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। कम कम कितना? अराउंड 15 to 20 डेज का ही समय मिलता है। तो इसी वजह से काफ़ी बार आपको स्टेबल बर्निंग का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। एक स्टेबल बर्निंग क्यों किया जाता है? एक इस वजह से किया जाता है कि वहाँ पे मशीन्स का यूज है। पंजाब के अंदर में जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, मशीन्स का यूज है, तो मशीन जो है वो कंप्लीटली ग्राउंड से कट नहीं करता है। सपोज कीजिए ये यहाँ पे आपका प्लांट है,
तो कंप्लीट ग्राउंड से ना कट करते हुए इतना ऊपर से आप देखिए कि वो कट करेगा। कट करने के बाद में आपको इस तरीके से जो वहाँ पे जो स्टेबल्स हैं वो बसते हैं खेत के अंदर में, और खेत आपको प्रिपेयर करना है 20 डेज के अंदर में। तो अर्ली सॉल्यूशन के लिए जो वहाँ पे आग है, जो स्टेबल बर्निंग है, वो कर दिया जाता है। अब पंजाब का सैटेलाइट डाटाज बताते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर में स्टेबल जो है वो कम हुआ है, स्टेबल बर्निंग यहाँ पे मीन्स एयर क्वालिटी को जो पोल्यूट करना, एयर क्वालिटी जो पोल्यूट होता है, इसकी वजह से विंटर में जो एयर का मूवमेंट है वो भी स्लो डाउन होता है। तो इन सभी एरियाज़ के अंदर में जो हेल्प है वो मिलेगा अगर यहाँ पे लोअर हुआ है। फायर क्रैकर्स भी एक रीजन है यहाँ पे इस समय में जो एयर क्वालिटी जो डिक्लाइन होता है उसके रिगार्डिंग में। पंजाब गवर्नमेंट ने पहले भी बताया था कि उन्होंने अवेयरनेस को जनरेट किया है और भी अल्टरनेटिव प्रोसेस उन्होंने कैरी आउट किए हैं, जैसे कि वो रेजिड्यू जो बचता है खेत के अंदर में उसी को प्रोक्योर कर लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे उसका यूज है वो हो सके। तो आप देखिए कि यहाँ पे बर्निंग है वो कम हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में ही है। जो कुछ पैसेंजर्स हैं जो कि ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे यूपी के स्टेशन के वहाँ पे, तो आप देखिए कि उनके द्वारा ट्रैक को ही यूज किया गया होगा क्रॉसिंग के लिए। काफ़ी जगह हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग जो ब्रिज हैं उनको भी लगाया गया है, बट काफ़ी बार हमारे जो इंडियन जो पर्सन्स हैं उनका आप देखिए कि एक आपको परसेप्शन मिलेगा कि उनको जो प्रॉपर जो वहाँ पे जो ब्रिज होगा उसका क्या तो डिस्टेंस होगा, और इजीली वे के अंदर में इस तरीके से जो कोशिश है वो किया गया, और इसी वजह से काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। तो इंसिडेंट के बारे में बताया गया कहाँ पे है, ये मिर्ज़ापुर के पास में है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अब मिर्ज़ापुर के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप रीड करते हो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन है वो कौन कौन से स्टेट से पास करता है? वो पास करता है, सॉरी ये बैंड नहीं है इस तरीके से। सपोज कीजिए स्टेट लाइन है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में आप देखिए मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा का कुछ पार्ट है, और फिर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है। तो ऐसे 5 स्टेट से ये पास करती है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वो यहाँ पे मिर्ज़ापुर के पास से ये क्रॉस किया करती है, तो इस वजह से काफ़ी बार इसका नेम आता है मिर्ज़ापुर से ये क्रॉस कर। अभी कितना डिग्री के ऊपर में है ये? 82.5 के ऊपर में है ये, 82.5 है। 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट हुआ करता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 आवर्स एंड हाफ आवर का आपको मिलेगा। 5 एंड हाफ आवर का जो समय है उसका अहेड हुआ करती है ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम जो कि कहाँ से निकलती है? ब्रिटेन के वहाँ पे निकलती है ग्रीनविच मीन टाइम, और उसको 0 डिग्री कंसिडर किया था जोग्राफर्स ने उस समय में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा। 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। फिर आप देखिए कि ये आपको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 360 आप देखिए कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी वजह से। फिर स्पीकर एज ए यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल के रूप से कॉन्स्टिट्यूट होंगे, ट्राइब्यूनल के रूप से सेटअप होंगे, और बीआरएस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके एमएलएज का जो डिफेक्शन है उसको डिसाइड है वो किया जाएगा। स्पीकर का ये जो पावर है वो किसके थ्रू दिया गया है? 10 शेड्यूल के थ्रू ये दिया गया है। 10 शेड्यूल को कब इंक्लूड किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट आपको याद होना चाहिए फर्स्ट टाइम जो 10 शेड्यूल इंक्लूड किया गया था वो सिक्किम के रिगार्डिंग में था, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट वो एग्जिस्टेंस में फिर लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है, क्योंकि सिक्किम के लोगों के द्वारा डिमांड किया गया कि हमें फुल फ्लेज स्टेटस चाहिए स्टेटहुड का। तो 36 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो 10 शेड्यूल को डिलीट है वो कर दिया गया था। अब यहाँ पे किसको पावर है? स्पीकर को पावर है। स्पीकर को पावर है कि एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से वो सेटअप करेंगे, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डिफेक्शन की वजह से उसको डिसाइड है वो किया। स्पीकर जो है ये ट्राइब्यूनल के रूप से सेटअप होते हैं कि हो तो हिलोहन जो केस है उसमें ये डिसाइड हुआ था। क्या जो स्पीकर का जो डिसीजन है, स्पीकर ने कोई डिसीजन लिया कि ये पर्सन है वो डिस्क्वालीफाइड है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप देखिए कि स्टूडेंट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट उसको रिव्यू है वो कर सकता है, क्योंकि स्पीकर एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से यहाँ पे सेटअप होते हैं। मतवार नाम का जो कम्युनिटी है, जो कि आप देखिए कि 19th सेंचुरी के समय में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हरिचंद ठाकुर, उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। ये बांग्लादेश से भी काफ़ी सारे जो मतवा कम्युनिटी के लोग हैं उनका इंडिया के अंदर में माइग्रेशन है। अब उनका यहाँ पे
SIR का अपोज क्यों किया गया है, उन्होंने अपोज इस वजह से किया है कि उनको सिटीजनशिप फर्स्ट टाइम ग्रांट किया जाए, कंप्लीटली उनको सिटीजनशिप दे दिया जाए और बाद में ये SIR ड्राइव है वो कंडक्ट हो, उनको यहाँ पे एज ए उनका अपना जो एस्पिरेशन है उसके रिगार्डिंग में, जिस वजह से वो वायलेंस की वजह से बांग्लादेश से माइग्रेट किए हैं इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स मिला करते हैं उसके बारे में मेंशन कि हमारे कंट्री के अंदर में समय समय पे हमने ऑब्जर्व किया है कि ह्यूमन एरर्स की वजह से काफ़ी सारे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से किस तरीके से कि आप देखिए कि ह्यूमन के द्वारा एक रॉन्ग रॉन्ग जो कट है वो ले लिया गया, रॉन्ग यहाँ पे जो लेन है सडनली जो लेन है उसको चेंज कर लिया गया और वो कैसे यहाँ पे आपका जो ट्रैवलिंग है या आपके जो बैक साइड के अंदर में जो ट्रैवल कर रहा है पर्सन, उसको ये इम्पैक्ट है वो करता है। तो स्टूडेंट्स समय के साथ में ज़रूरत है कि जो लाइसेंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर भी रेगुलेशन यहाँ पे लाया जाए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ का जो न्यूज़ है उनको रीड किया है और एवरेज हमारी कंट्री में 1.7 लाख के आसपास जो डेथ हैं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से एनुअल बेसिस पे हुआ करती हैं। तो इन सभी को डील करना है तो हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा व्हीकल्स का जो क्वालिटी है उसको भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि काफ़ी बार व्हीकल्स हैं वो उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके का डिमांड है, जिस तरीके का रोड है उस तरीके का। तो आप देखिए कि व्हीकल्स का जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट करने का ज़रूरत है, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में लाने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे वही लोग जो सेफ सेफ वे के अंदर में ड्राइव को कैरी आउट है वो कर सकें, रोड एक्सीडेंट रिड्यूस हो सके। इनकम सर्वे जो कंडक्ट होगा आने वाले समय में तो उसके जो चैलेंज हैं उसको बताया है। चैलेंज ये बताए गए हैं कि इनकम सर्वे तो कंडक्ट होगा 2026 का, जिसमें इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, बट जब टैक्सेशन का बात किया जाता है तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताई जाती। तो उसकी ये जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग में जो चैलेंज है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप देखिए कि सर्वे जब कंडक्ट होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, तो उस समय आपसे यहाँ पे जो जो इसको कंप्लीट डिटेल में प्रिपेयर करने का ज़रूरत है। यहाँ पे जो एग्जामिन क्या करता है, एग्जामिन यहाँ पे पेमेंट को करता है। पेमेंट के अलावा आप देखिए कि ओवर टाइम तो आपने नहीं किया है, आपको कितने समय तक जो आपका जो पैसा है वो मिलता है, इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेमेंट इनकम उससे रिलेटेड उन सभी का यहाँ पे मेंशन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट में अगर आप अपना स्टैंड रखते हो, यहाँ पे आप देखिए कि आपने कंटेम्प्ट है वो कर दिया है। कंटेम्प्ट वर्ड कहीं पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए कि जो आर्टिकल 19 क्लोज सेकेंड जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे ग्राउंड भी बताया गया है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे तो आपको जो ये जो बेसिकली 6 जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिली हैं आर्टिकल 19 के अंदर में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, असम्बल है, मूवमेंट है, तो उनकी रिगार्डिंग में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बट ये नहीं है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो, कोर्ट का जो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने का कोशिश करो समहाउ किसी भी तरीके से। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरीके से हुआ करते हैं, टू टाइप के हुआ करते हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल के अंदर में आप देखिए कि जजमेंट के अगेंस्ट में अगर आप कैरी आउट करते हो। क्रिमिनल क्या है कि आप यहाँ पे कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको ही लोअर डाउन करने का कोशिश करो। इस एक्ट के अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का ये एक्ट है जिसके अंदर में इसको मेंशन किया गया है। अब समय के साथ में इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ करता है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके आते हो, जो जजेस को यहाँ पे क्रिटिसाइज है वो क्यों नहीं किया जा सकता, उनकी जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग में ये काफ़ी बार डिस्कशन का पार्ट हुआ करता है। कुछ केसेस के अंदर में कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है अब उसको रिमूव करने का ज़रूरत है, या कि समय के साथ में डिफरेंट वे के अंदर में उसको कैरी आउट किया जाए जिससे कि मोर अकाउंटेबिलिटी है, मोर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुरु पर्व है। गुरु पर्व अब देखिए कि गुरु नानक जयंती को ही हम गुरु पर्व के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। सिखिज्म के जो रेलिक्स हैं जो कि पटना को गए हैं, दिल्ली से पटना के लिए गए हैं, 1300 ईयर्स ओल्ड हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये बेसिकली आप देखिए कि
रेलिक्स हैं जो सेक्रेड रेलिक्स, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो हमारे कुछ जो जत्था हैं, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो गए थे पाकिस्तान के लिए, जिसमें कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिखिज्म से बिलोंग नहीं किया करते थे, तो उनको एंट्री है वो नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर में। तो पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहिब है वो सिचुएटेड है। ननकाना साहिब के लिए लोग गए थे गुरु पर्व का जो सेलिब्रेशन है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है, जिन्होंने असेट रिकवरी फ्रेमवर्क है जिसको अपडेट किया है। तो आप देखिए कि इंडिया ने एक ही रोल प्ले किया। ईडी के द्वारा ये बताया गया कि कैसे असेट्स का जो रिकवरी है वो किया जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज ने 1987 के समय में, G7 सॉरी 1989 के समय में आई थिंक, ये एक बार आप क्रॉस चेक करना 87 है या 89 है। जितना मुझे याद है 89 है। जी सेवन कंट्रीज ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको सेटअप किया था। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अल्टीमेट एम क्या था? अल्टीमेट एम था टेरर सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग है वो अल्टीमेट एम था इनिशियली। बाद में जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको बाद में इंक्लूड है वो किया गया। अब समय समय पे एग्जामिन भी करता है यहाँ पे कि कैसे टेरर फाइनेंसिंग है उसको रेगुलेट है वो किया जा सकता है। महाराष्ट्र का जो फिशर वुमेन्स है उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है कि कोस्टल राइट्स का यहाँ पे ज़रूरत है। हेरिटेज साइट्स का जो स्टेटस है कॉलोनीज के लिए वो ये उसका स्टेटस के बारे में डिमांड है वो किया गया है। अब देखिए कि हमने सागरमाला एक इनिशिएटिव चलाया था, जिसमें सागरमाला जो इनिशिएटिव है उसका अल्टीमेट एम क्या था कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, कि पोर्ट एरिया के अंदर में जो हमारी कम्युनिटीज़ रहा करती हैं उनका भी डेवलपमेंट का ज़रूरत है, जिससे कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो हम कर सकें। यूएस जो एशिया का जो रैंकिंग प्रोसेस है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस का जो रैंक्स है वो स्लिप हुआ है, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। वंदे मातरम जो कि आप देखिए कि 1896 के समय में 1896 के समय में फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन में इसको गाया जाता है। कहाँ पे हुआ था कांग्रेस सेशन? कलकत्ता के अंदर में वो ऑर्गेनाइज हुआ था 1896 का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उनके द्वारा लिखा गया जो बुक है उसके अंदर में ये मेंशन है और हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स जब हम आर्टिकल जो 51A है, 51A है उसका जो क्लोज 1 है उसको जब हम रीड करते हैं तो उसके अंदर में आप देखिए कि आपको जो रेस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम के बारे में है, या नेशनल सॉन्ग भी वहाँ पे मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में, या नेशनल सॉन्ग को भी मेंशन किया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है। आप बुक को ओपन करना, देखना आर्टिकल 51A का जो क्लोज 1 है उसके अंदर में सॉन्ग के बारे में मेंशन है या नहीं है। क्योंकि ऐसे भी सवाल हो सकते हैं आपसे कि इनमें से किस कुछ कुछ टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, इसमें से किस टॉपिक का जो मेंशन है वो बेसिकली यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके अंदर में है। तो ये हमने देखा। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एफपीआईज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया जो कॉन्फिडेंस को शो करता है इंडिया न्यूजीलैंड के बारे में है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक मेजर पिलर है जिसके थ्रू बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि जो एफपीआईज हैं, एफपीआईज का इंडिया में जो मोर इन्वेस्टमेंट हो सके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कॉरपोरेट का जो यहाँ पे गवर्नेंस है या कॉरपोरेट जो परफॉर्मेंस है उसका जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जब तक इंडिया का जो मार्केट है उसमें एफपीआईज को जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं जनरेट होगा, मोर इन्वेस्टमेंट है वो नहीं यहाँ पे आएगा। और न्यूजीलैंड के साथ में जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे फर्स्ट पिलर रखा गया है कि एग्रोटेक में जो शेयरिंग होगा, कोऑपरेशन होगा। तो बेसिकली आप देखिए कि जो एग्रोटेक है, एग्रोटेक में क्यों है यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ में, तो न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर में भी, डेयरी सेक्टर के अंदर में भी एक डोमिनेंट कंट्री है। उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इन सेक्टर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, अब देखिए कि फ्रांस के अंदर में एक पर्सन के द्वारा अपना जो कार है उसको पेडिस्टेरियंस उनको हिट किया गया है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। काफ़ी बार ऐसे लोन वोल्फ अटैक्स हैं जो कि फ्रांस के वहाँ पे या काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के वहाँ पे इमर्ज हैं वो हुए हैं। कुछ दिनों पहले एक जर्मनी में हमने रीड किया था जब अफगानिस्तान ओरिजिन के जो पर्सन हैं उनके द्वारा कार से जो अटैक किया गया लोगों को चलते हुए, और जिसमें काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि कोर्डोफन नाम का एक रीजन है सूडान के अंदर में। कोर्डोफन नाम से रीजन है, कहाँ है? सूडान में।
यहाँ पे जो किलिंग हुआ था उसके बारे में मेंशन है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनका आप देखिए स्टेटमेंट है कि जो प्रेजेंट समय में आर्मी जनरल हैं उनको ऑपरेसिव बताया गया है। और यूएस के वहाँ पे कार्गो का जो क्रैश हुआ है, कार्गो प्लेन क्रैश की वजह से जो इंसिडेंट्स है उसका मेंशन है। और इसके अलावा डेमोक्रेट एज ए मेयर के रूप से जो इमर्ज हुए हैं। और चाइना का आप देखिए कि चाइना ने एक्सटेंड किया है सस्पेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन द यूएस गुड्स, जो चाइना यूएस के गुड्स के रिगार्डिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुआ। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।